ऑफिसर की डेफिनेशन में कौन आएगा? ऑफिसर की डेफिनेशन में आएगा एनी डायरेक्टर, हम कीवर्ड्स लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं आने वाली है। इट इंक्लूड्स डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, केएमपी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और एनी पर्सन, ये हम यहां पर ब्रैकेट में मार्क कर लेंगे, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड, और एनी वन और मोर डायरेक्टर्स, या तो पूरा बोर्ड या वन और मोर डायरेक्टर्स, दे आर अकस्टम टू एक्ट। ठीक है, तो क्या आएगा ऑफिसर की डेफिनेशन में? कौन आएगा? डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, या कोई ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शन से बोर्ड, पूरा बोर्ड या वन और मोर डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, मतलब उसकी डायरेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने डिसीजंस लेते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज ऑफिसर। फिर आ जाती है एक डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। बार बार हमें वो ना लिखना पड़े इसीलिए OID लिख देती हूँ, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब वाई आर वी स्टडिंग ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब क्या यूज है इस चीज का? अब देखो, कंपनीज एक्ट में अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ मतलब कोई कॉन्ट्रावेंशन हो गया, यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट में आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दी, तो जो पेनल्टी होती है या फाइन होती है वो दो लोगों पे लगती है, एक तो कंपनी पे और एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। ऑफर नहीं भाई, ऑफिसर। ठीक है, अब आपका कंपनीज एक्ट है, उसमें कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो जो पेनल्टी बोलो, फाइन बोलो, वो कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगता है। कंपनी पे जनरली जो फाइन या पेनल्टी होती है वो लगती है। मैम वाई आर यू राइटिंग बोथ एक्चुअली मीन द सेम? नहीं, दोनों में फर्क है। जो वर्ड फाइन है वो जनरली किसी लॉजिकल कैलकुलेशन पे किया जाता है कि हाँ भाई इतना नुकसान हुआ होगा, इतना प्लस करके हम दे देते हैं फाइन, वो थोड़ा सा रीजनेबल लगता है। पेनल्टी जो होती है दैट इज जस्ट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, ताकि आप ये काम ना करो। अब देखो, अगर आप कहीं नो पार्किंग एरिया में पार्क कर देते हो, मैंने 100 रुपए का फाइन अगर आपको लगाया या पेनल्टी लगाई, तो आप बोलोगे है 100 रुपया ही है ना, दे दे। लेकिन अगर मैंने उसी नो पार्किंग के लिए 10,000 रुपए पेनल्टी लगाई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगर मैंने आपको बोला 10,000 रुपीज दो, वो आपको हमेशा याद रहेगा। आप बोलोगे भाई चल के चले जाएंगे लेकिन हम वहां पे कार पार्क नहीं करेंगे, 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे, नो पार्किंग है। तो पेनल्टी इज जनरली व्हेन यू वांट टू पे, व्हेन यू वांट टू टीच समवन अ लेसन, ताकि वो ये काम रिपीट ना करे। कंपनी पे पेनल्टी और फाइन हो सकती है, कंपनी को इंप्रेजन कर ही नहीं सकते। इंप्रेजनमेंट तो रियल नेचुरल एक्चुअल पर्सन पे होता है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उस पर कैसे करोगे? हाँ, लेकिन जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है इस पे आप पेनल्टी या फाइन लगा सकते हो, एंड या और, क्योंकि हमको नहीं पता कि पेनल्टी के साथ इंप्रिजनमेंट होगा या फिर सिर्फ पेनल्टी या इंप्रिजनमेंट या बोथ होगा, वी डोंट नो क्या प्रोविजंस है। एंड और इंप्रिजनमेंट होगा। ठीक है, तो फाइन हो सकता है, उसके साथ में आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, या फिर इंप्रिजनमेंट है फाइन नहीं है, या ओनली फाइन है इंप्रिजनमेंट नहीं है। इम्प्रिजनमेंट सिर्फ एक्चुअल या रियल नेचुरल पर्सन को हो सकता है, इसीलिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट में हमने वो लिखा है। अच्छा, तो बिकॉज आई आई एम बाउंड टू मेक समवन लायबल, तो मैं किसको लायबल करूंगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। मैम ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्यों अलग से लिया है? ऑफिसर को तो हमने डिफाइन किया ही था ना, देखो यहां पर ऑफिसर को तो डिफाइन किया ही है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को अलग से डिफाइन क्यों किया? अरे जस्ट बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर डज इट मीन दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रॉन्गफुल एक्शन हो रहा है कंपनी में, तो मैं क्यों लायबल रहूं? तो लॉ यही बोलता है कि उन्हीं को पनिश करो जिनको इन सब डिफॉल्ट्स के बारे में नॉलेज थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर थिंग टू डिफाइन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ताकि आप उन्हीं लोगों को पनिश करो जिन्होंने वो गलत काम किया है, जिनको नॉलेज थी, जिनके कंसेंट से हुआ है, या जो वो उस चीज में इन्वॉल्व थे। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? अरे बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनसे उनकी इंटेंशन पता की जा सकती है। यस, झूठ बोलने के लिए, वो ट्रेल छुपाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देर आर वेज एंड मेथड्स टू फाइंड आउट कि आपको नॉलेज थी कि नहीं, आप इन्वॉल्व थे कि नहीं, आपने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। अगर डाउट करने जाएंगे तो फिर तो कभी डिसीजन रीच ही नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ
एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है इसकी डेफिनेशन कोई भी प्रोविजन पे अप्लाई कर देगी ऑफ दिस एक्ट which enacts that an officer of the company, मतलब ऊपर का जो ऑफिसर है तो उसमें आएगा हमारा डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी या एनी अदर पर्सन जिसकी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस पे वी आर अकस्टम्ड टू एक्ट. तो enacts that any officer who is in default shall be punishable to any penalty or punishable by way of imprisonment, fine or otherwise it means the following officers. तो वो इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर हम उन्हीं ऑफिसर्स में से इन डिफॉल्ट को पनिश करना चाहते हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट करना चाहते हैं, तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होगा देख लेते हैं. इट मीन्स द होल टाइम डायरेक्टर. अरे ये तो केएमपी की डेफिनेशन में भी थे. यस, होल टाइम डायरेक्टर. की मैनेजरियल पर्सनल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्लॉज 51 में, उसमें आ जाता है मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर हमने पढ़ा था. ओके ठीक है. तो होल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि देखो ऊपर ऑफिसर इन डिफॉल्ट में, सॉरी ऑफिसर में हमने डायरेक्टर को लिया है, तो कौन सा डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, की मैनेजरियल पर्सनल हो सकते हैं. तो देखो उन्हीं ऑफिसर्स में से डिफॉल्ट वाले कौन हैं. तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में हो सकते हैं होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, लेकिन मेरे कंपनी में कोई की मैनेजरियल पर्सनल है ही नहीं. ओके, if there is no key managerial personnel, इसमें इंक चेंज कर देते हैं हम. if there is no key managerial personnel then such director or directors as specified by the board in this behalf. ठीक है, तो बोर्ड बताएगी कि ये ऑफिसर था, वही इस एक्ट में इन्वॉल्व था. जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमने ऑफिसर्स को पकड़ा कि वो ब्राइब ले रहे थे, या फिर ऑफिसर्स ने अलॉटमेंट का जो पैसा था वो गलत तरीके से यूज कर लिया, नॉट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज. तो ऐसा तो जरूरी नहीं होगा कि हर डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होगा. मे बी 3 या 4 ऐसे डायरेक्टर्स थे, तो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि ये डायरेक्टर्स उस चीज में इन्वॉल्व थे, तो उन्हीं को हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे. और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है देन ऑल द डायरेक्टर्स इफ नो डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड. हम बता ही नहीं रहे कि ऐसे कौन से डायरेक्टर्स, तो हम बोलेंगे कि सारे डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया है. ओके चलो एक बार कर लेते हैं. होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, कोई केएमपी है ही नहीं. देखो लॉजिकली फ्लो हो रहा है इसमें, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है. होल टाइम डायरेक्टर, तुम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, तुमको पता नहीं चला ये गड़बड़ हो रही है. होल टाइम डायरेक्टर तो अवेयर होगा ही ना. होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, उनका तो काम है ये सब चीजों पे नजर रखना. मेरे पास कोई केएमपी है ही नहीं, ना कोई सीईओ है, ना सीएफओ है, ना एमडी है, कोई की मैनेजरियल पर्सन. तो फिर बोर्ड बताओ कौन से डायरेक्टर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे. तुम नहीं बता रहे हो, तुमको पता ही नहीं, ठीक है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गए. नेक्स्ट, एनी पर्सन. ओके ये भी हाईलाइट कर लेते हैं हम. एनी पर्सन who under the immediate authority of the board, okay ये भी highlight करेंगे, immediate authority of the board or KMP is charged with the responsibility including maintenance, filing, distribution of accounts, records. वो including है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही responsibility उसको दी है. actively participates, we will continue underlining, actively participates in या is knowingly, he knowingly permits कि तुम वो गलत काम करो, और he knowingly fails to take active steps to prevent any default. अब हाँ गलत काम हो रहा था मेरी कंपनी में, जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने एक्टिव स्टेप्स लिए उस काम को रोकने के लिए, या अगर वो मान नहीं रहे तो मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया. अगर कुछ भी नहीं हो रहा था मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने एज अ डायरेक्टर रिजाइन कर दिया जैसे ही मुझे ये गलत काम के बारे में पता चला. तो मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कोई एक्शन ही नहीं लेती तो मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट हूं. तो एनी पर्सन अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड ही उनको कंट्रोल कर रहा है या फिर केएमपी कंट्रोल कर रहा है. अच्छा तुम उसमें इन्वॉल्व थे, या तुमको नॉलेज थी, या तुमने उसको परमिट किया, या तुमको अगर पता चला तो तुमने प्रिवेंट ही नहीं किया वो गलत काम होने से, यू आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट. तो एक डायरेक्टर के इमीडिएट नीचे, बिकॉज डायरेक्टर्स इतने बिजी होते हैं तो वो मे बी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दे, या कोई भी पर्सन को ले ले जो बोर्ड को रिपोर्ट करता है, तो इन दैट केस दे विल ऑल्सो बी लायबल. Any person in accordance with whose advice, continue highlighting, any person, abhi any person in accordance with whose advice, direction, instructions the board of directors is accustomed to act.
अदर देन द पर्सन, ये देखो, अदर देन द पर्सन हु गिव्स एडवाइस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अच्छा, तो मैं एक पर्सन हूं जिसको पूछे बिना या मेरी डायरेक्शन के बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट नहीं करता, मैं भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हूँ। लेकिन मैं एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंसल्टेंट अगर मैं कोई एडवाइस दे रही हूँ वो मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही है, देन आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने तो एडवाइस सही दिया, फिर उन्होंने गलत काम किया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एनी पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल कैपेसिटी गिविंग एडवाइस, दैट पर्सन विल नॉट बी लायबल। एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, हम हाईलाइट करेंगे, एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस हु इज अवेयर, अवेयर वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बॉक्स में भी डालूंगी, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर हम आपको लायबल नहीं करेंगे। हाँ, आपको पता था, आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए, या आप उसमें इन्वॉल्व थे, आप साइलेंट रहे, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, इनफैक्ट कंसेंट दे दिया, तो आप लायबल हो। एवरी डायरेक्टर who is aware of the contravention by virtue of receipt of him of any proceedings of the board participation, उसने उसको बोर्ड के एक्शंस के बारे में पता था, ठीक है, उसको पता था या फिर उसने पार्टिसिपेट किया विदाउट ऑब्जेक्टिंग, ये वर्ड भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पता था लेकिन कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाई, या फिर उसने तो इनफैक्ट अपना कंसेंट दे दिया, या उसी का प्लान, कनाइवेंस मतलब उसी का प्लान था, उसी का आइडिया था। इन शॉर्ट, जो डायरेक्टर इस चीज के बारे में अवेयर है, उसको नॉलेज है, वो लायबल होगा, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। तो ये इनफैक्ट यही बताने की कोशिश कर रही है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर आपको हम लायबल नहीं करेंगे, आप दिखा दो कि आपको नहीं पता था, आप प्रूव कर दो कि आप इनोसेंट थे, तो आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप ही इन्वॉल्व थे, आपको ही नॉलेज थी, आपके कंसेंट से, आपके नाक के नीचे ये काम होके गया, तो फिर तो आप लायबल हो। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर मुझे पता चला इशू ऑफ शेयर्स या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कोई भी शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू द इशू या मर्चेंट बैंकर ने कोई फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है, कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो हम इन्हें भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान सकते हैं, ऑल्दो इनका नाम हमने यहां पर ऊपर में स्पेसिफाई नहीं किया है, ऑफिसर में उनका मेंशन नहीं है, बट दे कैन बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो एनी पर्सन हु गिव्स एडवाइस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, उसको छोड़ के बाकी सबको हम लायबल कर सकते हैं। इजी है याद करना, बिकॉज देखो ऊपर डायरेक्टर ऑफिसर था, मैनेजर था, केएमपी था, उन्हीं से रिलेटेड डिफॉल्ट के सारे प्रोविजंस हैं। मैम, डू वी नीड टू मेमोराइज ऑल दिस? मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सब बाय हार्ट करने की जरूरत है, बस आप ओन वर्ड्स में लिख लो, उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है। आई डोंट थिंक इट विल बी आज, मतलब आज तक तो नहीं आया है, बट मेरा काम है कि आपको एक बार पढ़ाना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, पूछ लिया तो, इसीलिए अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑफिशियल लिक्विडेटर तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, 1% कंपनी, इन इट हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, यही मेंबर है, यही करता धरता है वो बिजनेस का। 1% कंपनी, यूनिट 2 जो है उसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, इसमें उसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम सेक्शन 114 में जो हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है उसमें ये आएगा, तो मैं वहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ, बट बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया है और हम एज अ डेफिनेशन सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक कंपनी है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कंपनी खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन या तो बोर्ड लेता है कंपनी के लिए, जो रूटीन काम होता है, या फिर मेंबर्स ले लेते हैं। बोर्ड कहां पर लेता है? बोर्ड मीटिंग में लेता है। और मेंबर्स कहाँ लेते हैं? जनरल मीटिंग में लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। तो whatever decisions are taken for the company are known as resolution। जैसे हम भी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं, जल्दी सोएंगे, उठेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, रोज जिम जाएंगे, फिर 2 जनवरी आते हैं और हम सब बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन रेजोल्यूशन तो सब करते हैं ना। रेजोल्यूशन क्या करना, मतलब अपने लिए डिसीजन लेना। तो कंपनी भी रेजोल्यूशन के पास करके अपने लिए डिसीजंस लेती है, और कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके लिए डिसीजंस या तो बोर्ड लेता है या मेंबर लेता है। रेजोल्यूशन 2 तरीके की होती हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, यू आर अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, ऑर्डिनरी, मैं एक पेज ले लेती हूँ, मुझे पेज अच्छा रहेगा यहाँ पर। एक पेज ऐड करती हूँ। अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन
एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन जो पास करने के लिए द वोट्स कास्ट in favor must be more than votes cast against the resolution। मैम इतना सब कौन लिखेगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखो। सो वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो मोस्टली 50% होता है ना, 50% से ज्यादा अगर हुआ तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल दैट पीपल हु वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगर मैं लूं, वो 20 थे। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 पीपल वोटेड इन फेवर। ओके, तो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन देन दे वोटेड अगेंस्ट इट। सो इन दैट केस एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। एक एग्जांपल भी आएगा बाद में, वो भी लेंगे। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? इट इज अ रेजोल्यूशन टू पास the votes cast in favor must be more than or equal to 3 times the votes cast against the resolution. So votes cast in favor must be more than or equal to 3 times the vote cast against the resolution. Easy to remember, yes? अब लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल वोट्स कास्ट इन फेवर थे 10, अगेंस्ट 10 थे, तो मेरा वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 30, 3 टाइम्स ना। ओके, तो मोर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए, मोर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए। चलो यहां पर ना एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके लिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मेरे टोटल मेंबर्स in the company were 100। ठीक है, out of them members who attended the meeting they were 70। 70 में से members who refrained फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने बोला हमको वोटिंग करनी ही नहीं है, ना फेवर में जाना है ना अगेंस्ट में वोट करना है। दे रिफ्रेंड, या एक्ट में उनको एब्सटेन भी लिखा जाता है। उन्होंने बोला हमको वोटिंग नहीं करनी है, 10 है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो अब बाकी रह गए 60 मेंबर्स। ठीक है, 60 मेंबर्स थे, 100 में से सिर्फ 70 आए मेरी मीटिंग अटेंड करने। उसमें से 10 ने बोला हमको वोट ही नहीं करना है, हम मीटिंग अटेंड करेंगे लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। तो फिर 60 मेंबर्स बच गए। इसमें से मेंबर्स हु वोटेड इन फेवर of the resolution, let me say they are 40। okay, 40 members voted in favor and members who voted against the resolution, let me say they are 20। okay, अब is an ordinary resolution passed? is an ordinary resolution passed? लॉ क्या बोलता है कि जितने वोट्स आपको अगेंस्ट मिले हैं, अगर उससे ज्यादा वोट्स आपको फेवर में मिलते हैं, देन यस द रेजोल्यूशन इज पास्ड। तो यहां पर द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन कितने थे? 20। और वोट्स कास्ट इन फेवर, मैं दूसरी तरीके से लिख लेती हूँ, वोट्स कास्ट इन फेवर, क्योंकि हमारा ऊपर का इक्वेशन वैसा था ना, वोट्स कास्ट इन फेवर दे आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। तो यहां पर 20 थे, इधर 40 है, तो यस OR इज पास्ट, यस। ठीक है, अब दूसरा भी एक तरीका है, 60 मेंबर्स में से मोर देन 50% शुड वोट इन फेवर। तो 60 में से मोर देन 50% मतलब 30 से ज्यादा, सो मोर देन 30 शुड वोट इन फेवर। आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है, ये तो एज पर डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, दैट वोट्स कास्ट इन फेवर
शुड बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हो टोटल वोट्स में से अगर 50, ये टोटल हुए ना, टोटल पीपल हु वोटेड, तो 50% से ज्यादा अगर फेवर में वोट करते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास। तो यहाँ पर मोर देन 30 वोट्स हैं तो ओआर इज पास्ड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो सिचुएशन आ सकती है दैट 30 वोटेड इन फेवर, 30 वोटेड अगेंस्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 वोटेड इन फेवर एंड 30 वोटेड अगेंस्ट। ये केस में अगर आपका आर्टिकल्स अलाउ करता है तो आपका जो चेयरमैन है ना, वो एक कास्टिंग वोट मतलब सेकेंड वोट डाल सकता है। तो वो अगर वोट करता है इन फेवर, तो अभी इन फेवर हो गए 31 एज अगेंस्ट 30 जो अगेंस्ट थे, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन अगर आपके चेयरमैन को हमने आर्टिकल्स में कास्टिंग वोट देने की अथॉरिटी ही नहीं दी है, तो लॉ बोलता है फिर ये रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल वोट्स मिले इन फेवर एंड अगेंस्ट, तो वो रेजोल्यूशन पास हुई ही नहीं। इज इट क्लियर? अब अगर आपको वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो। डन, ऑलराइट। यहां पर हम इसी सिचुएशन को मैं यहां पे कॉपी कर लेती हूँ। उसी में थोड़े से चेंजेस करते हैं एंड लेट्स सी कि अगर मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो मैं क्या करूं फिर। इसको अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ओके, तो टोटल मेंबर्स मेरे 100 थे, 70 मेंबर्स वोटेड, सॉरी 70 मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग, 10 बोलते हैं हमको वोटिंग करनी ही नहीं है, 10 मेंबर्स दे वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो आउट ऑफ द 60 जो रिमेनिंग है, 10 बोलते हैं कि हमने अगेंस्ट वोट किया है, और जो 50 वोट्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। अब इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड? लॉ बोलता है द वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। तो वोट्स कास्ट अगेंस्ट कितने हैं? 10, उसका 3 टाइम्स होना चाहिए, 10 इंटू 3 दैट इज 30 होने चाहिए, मेरे एक्चुअल में तो है 50। तो यस, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। ठीक है। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि इक्वल हो जाए, क्योंकि हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन बोलता है कि टोटल में से आपको 75% मतलब 3/4 जो वोट्स हैं वो फेवर में होने चाहिए। ओके, तो 60 का जो 75% है वो अगर फेवर में वोट करेगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है टू गेट इक्वल वोट्स इन फेवर या अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, क्योंकि मेरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट ही है दैट आई नीड द रेजोल्यूशन द वोट्स इन फेवर टू बी 3 टाइम्स। ओके, क्या सोच रही थी और अटक गई। मैं ये बोलना चाहती थी आपको कि स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, मैम मुझे कैसे समझ में आएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है कि ऑर्डिनरी पास करनी है, हाउ विल आई कम टू नो? क्या हमें खुद से जानना है? नहीं, एक्ट में दिया है आपको ये काम करना है ना, ऑर्डिनरी या स्पेशल हम बताएंगे। तो अगर आपको लेट्स से बायबैक करना है तो स्पेशल, बोनस डिक्लेयर करना है ऑर्डिनरी, कैपिटल चेंज करना है ऑर्डिनरी, तो हम बताएंगे, एक्ट बताएगा कि आपको क्या रेजोल्यूशन पास करनी है। बस आपको उतने वोट्स इंश्योर करने की फेवर में आ जाए तो रेजोल्यूशन पास होगी, नहीं आए तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, एक्ट ही बताता है कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी है। ये लिख लो चाहिए तो। डन। तो आप इंडिविजुअली या टोटलिटी बेसिस पे देख सकते हो वेदर रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट। गोइंग बैक टू व्हाट वी वर स्टडिंग, हमने रेजोल्यूशन पढ़ लिया। पेड अप कैपिटल इज टू सिंपल, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? पेड अप कैपिटल मींस द अमाउंट विच इज पेड अप, लेकिन लिखने समय हम लिखते समय हम इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग से लिखा जाएगा। देन यू हैव पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट ये हम पढ़ेंगे जब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। इट इज अ मेथड ऑफ वोटिंग। ओके, मेथड ऑफ वोटिंग है ये। कैसे होती है? आपको ना कंपनी एक लेटर भेज देती है घर पे कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली वोट करना है तो ई वोटिंग भी कर दो, नहीं करना है, आपको आता ही नहीं कंप्यूटर यूज करना, तो हम एक लेटर भेजते हैं जिसमें स्टैम्प, कंपनी का एड्रेस सब लिखा हुआ है, आपको बस टिक करके भेजना है वेदर यू वांट टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट रेजोल्यूशन, और उसको जाके पोस्ट के डब्बे में डाल देना है। दैट्स इट, इतना ही करना है। दैट इज नोन एज पोस्टल बैलेट। तो वोटिंग बाय पोस्ट
या इलेक्ट्रॉनिक मोड, दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं साइमल्टेनियसली। प्रिस्क्राइब मीन्स इट इज प्रिस्क्राइब, जहां पर भी एक्ट में आपको प्रिस्क्राइब्ड वर्ड मिला रहेगा तो वो कहां पर प्रिस्क्राइब है, प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बनाती है। एक्ट बन जाता है, हम रेडी नहीं थे तो फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैंने बताया था आपको 469 अथॉरिटी देता है, पावर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर इफेक्टिव कैरिंग आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रीवियस कंपनी लॉ वो सब डिस्कस नहीं करना। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मैं आपके साथ बाद में ही डिस्कस करूंगी, अभी मुझे इसमें डिटेल में नहीं जाना है। प्रमोटर ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू लेटर, फिलहाल उसको यहाँ पर होल्ड पे रखते हैं, डिस्कशन होल्ड पे रखते हैं, कीवर्ड्स मार्क करवा देती हूँ आपको। पर्सन हु इज नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस, मतलब लिखा है प्रोस्पेक्टस में उसका नाम कि ये प्रमोटर है, इज ऑब्वियस ये प्रमोटर है। प्रमोटर आई होप आपको पता होगा, ये डेफिनेशन सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी थी आपने, तो कुछ नया नहीं है इसमें। तो प्रोस्पेक्टस में अगर आपका नाम लिखा है आप प्रमोटर हो तो आप हो। अच्छा, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट, उसमें लिखा है आप प्रमोटर हो तो आप हो। Any person who has control over the affairs of the company, whether directly or indirectly, as a shareholder, director, or otherwise, तो आप promoter हो। Promoter is someone who comes up with the idea of business, he incorporates a company। इतना छोटा सा काम नहीं करता है वो, but अभी डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। In accordance with whose advice, direction, instructions, the board of directors is accustomed to act। लेकिन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करता है उसको ये अप्लाई नहीं करेगा, नथिंग विल अप्लाई। तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कीवर्ड्स क्या हैं। प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है, जब हम पब्लिक ऑफर करते हैं। क्यों करते, लोगों को बताने के लिए कि हमारी कंपनी क्या काम करती है, हमें पैसा क्यों चाहिए, हम आपका पैसा कैसे यूज करेंगे। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसमें मैटर्स क्या आने चाहिए वो सेक्शन 26 में बताया है। इट इंक्लूड्स, ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं हम। इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेरे प्रोस्पेक्टस में आएगा। तो अभी कीवर्ड्स लिख लो, बाद में तो डिटेल में डिस्कस करना ही है इसको। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। देन वी हैव रजिस्टर ऑफ कंपनीज। देखो एक बार आरओसी, आप ये हो गया लिख के ना, एक बार आरओसी रजिस्टर कर देता है आपकी कंपनी को तो आपका नाम लिखा जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये कौन मेंटेन करता है, आरओसी मेंटेन करता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं आइदर इन पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मोड, ताकि कंपनीज कौन सी रजिस्टर्ड है उसकी लिस्ट मिले। रजिस्ट्रार क्या है, रजिस्ट्रार नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट वी नो रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार, लेकिन उसमें हायरार्कीज होती है, वो भी सब इसमें आ जाएगा। एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट, डेप्यूटी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हाँ, रिलेटेड पार्टी, उफ उफ, रिलेटेड पार्टी, ये वैसे तो फाइनल लेवल में आपको इसको एक्चुअली में यूज करने मिलेगा, लेकिन अब डेफिनेशन है ना, इग्नोरेंट तो रह नहीं सकते हम, और अभी से ही अगर पता होगा तो आगे काम में ही आएगा ना। चलो, मैंने ना टू सेव टाइम एंड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, क्योंकि मैं लिखूं फिर वो, टू सेव टाइम एंड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, मैंने पूरी डेफिनेशन का ना एक चार्ट बनाया है। आपको ये डेफिनेशन पढ़नी नहीं, आपको ये बस चार्ट पढ़ना है मेरा। मैम चार्ट ही इतना ज्यादा है आपका तो। ओके, ये डबल डबल क्यों आ गया है, ठीक है कोई नहीं, ठीक है, दिख रहा है आपको। रिलेटेड पार्टी कौन होती है, अभी डेफिनेशन एक साथ में रखो, आपका टेक्स्ट बुक है आपके पास में, डेफिनेशन आपके एक साइड में रखो, और अभी स्क्रीन पे आप चार्ट देखो, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो फिर लिखोगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगी। नाउ अब रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, क्योंकि जनरली जितने भी स्कैम्स होते हैं ना वो इनके साथ ही होते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इजी होती है ना, अपने ही बंदे हैं, तो मैंने उनको हायर वैल्यू पे गुड्स दे दिए, मैंने सेल दिखा दी, बाद में बोला चल तू रिटर्न कर दे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मैंने सेल दिखा दी उनको, फिर बाद में मैंने रिटर्न्स दिखा दिए, प्रॉफिट पहले बढ़ा दिया फिर नॉर्मल कर दिया। ये सारा कुछ क्योंकि अपनी रिलेटेड पार्टी होगी, वही ये सब चीजों में हमारा साथ देगी ना। तो लॉ बोलता है कि रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, इनके जितने भी ट्रांजैक्शंस है उन पे नजर रखना इंपॉर्टेंट है,
अगर आप इनके साथ ट्रांजैक्शंस कर भी रहे हो तो इज इट एट आर्म्स लेंथ? आर्म्स लेंथ मतलब जो प्राइस पे आप बाकी लोगों को सेल करते हो या परचेज करते हो, इनके लिए भी वही प्राइस अप्लाई करते हैं कि नहीं, ये नजर रखेंगे हम आपके ऊपर। तो रिलेटेड पार्टी कौन है ये डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप अगर मॉड्यूल भी देख लो ना, स्टडी मटेरियल, उसमें भी ना आपके लिए ये वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, तो मैंने उसी के बेसिस पे ये चार्ट बनाया है। अब देखो, जो भी मैंने वर्ड को हाईलाइट किया, बॉक्स में हाईलाइट किया, जैसे डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव केएमपी, केएमपी का रिलेटिव फर्म, जो हाईलाइटेड है ये मेरे रिलेटेड पार्टी हैं, और उसके साथ में जो मैंने अंदर लिखा है ना वो उसकी डिटेल्स हैं टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। तो अब आप देख रहे होगे, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर इन बॉक्सेस एंड दे आर हाईलाइटेड एंड देर आर सर्टन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई हैव रिटन। तो ये सब मेरे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं। ओके, नाउ रिलेटेड पार्टी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76। अच्छा, रिलेटेड पार्टी कौन है? मैंने कंपनी को सेंटर में रखा है, क्योंकि हम किसकी रिलेटेड पार्टी की बात कर रहे हैं? कंपनी की रिलेटेड पार्टी की बात कर रहे हैं। तो विद रेफरेंस टू अ कंपनी, अभी एक साइड में आपकी टेक्स्ट बुक रखो, जो वर्ड्स मैं पढ़ रही हूं वो देखो। विद रेफरेंस टू अ कंपनी, रिलेटेड पार्टी कौन है? रिलेटेड पार्टी में आएगा, मैं हाईलाइट कर रही हूं, ध्यान दोनों बुक्स में, बुक पे और इधर होना चाहिए आपका। रिलेटेड पार्टी में आएगा सबसे पहले मेरा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इज रिलेटेड पार्टी फॉर द कंपनी। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टर इज रिलेटेड पार्टी फॉर द कंपनी। साथ में ही डायरेक्टर का जो रिलेटिव है उसे भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। हम किसके रिलेटेड पार्टी की बात करें? कंपनी का रिलेटेड पार्टी कौन है? डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव। ठीक उसी तरह केएमपी, केएमपी का रिलेटिव will be considered as related party for company। यहां तक सिंपल था, डायरेक्टर, डायरेक्टर्स रिलेटिव, केएमपी, केएमपी का रिलेटिव। एक ऐसी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर, मैनेजर या उनका रिलेटिव पार्टनर है। तो सपोज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो किसी फर्म में पार्टनर है, या फिर मेरी कंपनी का जो मैनेजर है वो किसी फर्म में पार्टनर है, या फिर मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव वो फर्म में पार्टनर है, तो वो फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई। ठीक है। अच्छा, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और देयर रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। अब कैसे समझेंगे? हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव एक ऐसे प्राइवेट कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी हो गई। आई रिपीट, मैं स्लो जा रही हूं पर मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस देके कोई फायदा नहीं है। बट मैं स्लो जाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, नोट कैसे रीड करना है वो समझ में आ जाए। ध्यान दो, मेरी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर या डायरेक्टर है। ठीक है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उनका रिलेटिव उस प्राइवेट कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है। अब इसी चीज को हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो, अ प्राइवेट कंपनी इन विच, यही सेम सेंटेंस ही लिखा होगा, इन विच द डायरेक्टर, मैनेजर और देयर रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। तो आपने नोटिस किया कि मैंने उसी टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को चार्ट फॉर्मेट में डाल दिए। मतलब आप भले ही चार्ट से पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो एग्जाम में ये चार्ट के सेंटेंसेस लिखोगे ना, वो एग्जैक्टली डेफिनेशन के ही सेंटेंस होंगे। कितना वंडरफुल है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक कंपनी है, ओके, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर एक पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है। ठीक है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर, ओके, मेरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर एक पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, एंड सच डायरेक्टर along with relative holds more than 2% of the paid up share capital of such public company। I repeat, मेरे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर एक ऐसी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, और वो उस प्राइवेट कंपनी में आइदर इंडिविजुअली या अपने रिलेटिव के साथ
होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर वो इंडिविजुअली भी होल्ड करता है तो भी वो रिलेटेड पार्टी मानी, तो भी वो पब्लिक कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। वो अगर रिलेटिव के साथ होल्ड करता है मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट पब्लिक कंपनी, तो भी वो पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। अब हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं। अ पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और सॉरी अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड अलॉन्ग विद द रिलेटिव, मतलब वो अकेले भी अगर होल्ड कर रहा है या रिलेटिव के साथ मिलके होल्ड कर रहा है मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, तो वो पब्लिक कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose board of director, managing director, manager acts with advice instructions of director और manager of the company। रीड कैसे करेंगे? मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर या मैनेजर है उनके एडवाइस से, डायरेक्शन से, इंस्ट्रक्शन से ये बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर काम करते हैं। आई रिपीट, मेरी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन से इस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर काम करता है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट मेरी रिलेटेड पार्टी होगी। एनी पर्सन on whose advice, direction or instructions director, manager of the company acts। अब किसी ऐसे पर्सन के एडवाइस से मेरी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर एक्ट करते हैं तो वो पर्सन हमारे लिए रिलेटेड पार्टी होगा। ठीक है, तो यहां पर वी विल एक्सक्लूड द पर्सन हु इज एक्टिंग इन जस्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी। ओके, तो एनी पर्सन हु एक्ट जस्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो मेरा, मैंने बताया ना सीए सीएस, उसको पूछ के हम काम करते हैं, तो वो हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। मेरी कंपनी है, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। ओके, मेरी कंपनी है, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट, या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग मतलब फेलो सब्सिडरी, बाद में पढ़ेंगे। तो मेरी कंपनी, मेरी होल्डिंग कंपनी, मेरी सब्सिडरी, मेरा एसोसिएट इज माय रिलेटेड पार्टी। सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। इन्वेस्टिंग कंपनी, ओके, एन इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी, वो भी रिलेटेड पार्टी है। इसी को हम एसोसिएट कंपनी में भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टिंग कंपनी क्या होती है? एग्जाम्पल देखो, एक्स लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड मोर देन 20% ऑफ द टोटल वोटिंग, मतलब उन्होंने इतना पैसा दिया है दैट दे ओन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब उन्होंने इतने शेयर्स खरीदे हैं जो उन्हें 20% से ज्यादा वोटिंग पावर देते हैं। ओके, वो शेयर जो उनको 20% ज्यादा वोटिंग पावर देते हैं, देन वाई लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट ऑफ एक्स। ओके, तो एक्स ने वाई में इतना शेयर कैपिटल खरीदा हुआ है, इतने शेयर्स खरीदे हैं जो एक्स लिमिटेड को 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर देते हैं, देन y इज कंसिडर्ड एज एसोसिएट ऑफ x। तो ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से द इन्वेस्टिंग कंपनी, okay, द इन्वेस्टिंग कंपनी इज कंसिडर्ड एज द रिलेटेड पार्टी ऑफ y। ओके, तो इन्वेस्टिंग कंपनी इज कंसिडर्ड एज द रिलेटेड पार्टी ऑफ y। तो y इसका एसोसिएट है, तो x के लिए ये रिलेटेड पार्टी है, y के लिए ये रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, एनी अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो नोट्स में से यही लिखा हुआ है, एन इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी, एनी अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक बार हमको करना था ये, आप चाहे तो इसको लिख लो। यस, ये देखो, लिखो। कर लिया पॉज? ओके, ये कंटिन्यू राइटिंग। फिर ये लिखना, डन।
दिस पार्ट. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिलेटेड पार्टी मैंने पढ़ लिया. ओके, ये तो डन है. रिलेटिव बाद में पढ़ेंगे जब आएगा तब. रेम्यूनरेशन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. मनी और इक्विवेलेंट गिवन और पास्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम. इसमें परक्विजिट्स भी आ जाएंगे. तो एनी मनी फॉर सर्विसेज प्लस पर्क्स, दे आर नोन एज रेम्यूनरेशन. दैट इज इंक्लूडेड इन रेम्यूनरेशन. फिर ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट, ये मॉड्यूल में दिया भी नहीं है. शेयर क्या होता है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. मेरा कैपिटल में कितना हिस्सा है. इट ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक. स्टॉक इज एग्रीगेट ऑफ शेयर. डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. शेयर नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है. दैट आई ओन 5 शेयर्स, 10 शेयर्स, 50,000 शेयर्स. स्टॉक इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट रुपीज. एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक है दैट इट कैन बी सोल्ड इन एनी डिनोमिनेशन. जो शेयर है वो होल नंबर्स में ही सेल होता है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, कैन बी सोल्ड इन होल नंबर्स ओनली. जैसे मैं 5.3 शेयर सेल नहीं कर सकती, लेकिन मैं 6,847 रुपीज के शेयर सेल कर सकती हूँ. फिर वो भले कन्वर्ट होके फ्रैक्शनल शेयर्स में क्यों ना है. एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट है तो कोई भी अमाउंट में सेल कर सकते हो. ये एक्सप्रेस्ड इन नंबर है, इसीलिए आपको ये होल नंबर्स में ही सेल करना पड़ेगा. ओके, स्मॉल कंपनी विल डिस्कस लेटर. जब रेलेवेंट होगा तभी डिस्कस करेंगे. सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? विच इज सब्सक्राइब. दिस इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस. सब्सक्रिप्शन के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पर आपने जितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो आपको खरीदने ही पड़ेंगे. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? क्लॉज 88. स्वेट इक्विटी, मैंने मेहनत की है कंपनी में, उस मेहनत का रिवॉर्ड है ये. क्यों? कंपनी पैसा भी तो दे सकती थी, उसके पास पैसा नहीं था इसीलिए तो शेयर्स दे रही है. समझने वाली बात है. तो दीज आर शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू, किसको? अंडरलाइन करो, ये हमारे कीवर्ड्स हैं. इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है क्योंकि स्वेट इक्विटी है ना. इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है. किसको कर रही है? डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज को. कैसे कर रही है? आइदर एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. क्यों कर रही है? फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. आगे जाके पढ़ना ही है इसको. कीवर्ड्स ये है मेरे. किसको इशू करती है? टू हुम, डायरेक्टर या एम्प्लॉय को. हाउ, डिस्काउंट या फिर कैश, अदर देन कैश. मतलब फ्री में देती है, या तो डिस्काउंट पे देती है या फ्री में. फ्री मतलब एकदम फ्री नहीं होता कि मैं, तू मुझे पसंद है तू ले ले. नहीं, फ्री मतलब कि पैसा नहीं ले रही है. क्यों? क्योंकि वो सामने वाले पर्सन ने मुझे टेक्निकल नो हाउ दिया है, टेक्निकल नो हाउ दिया है, या फिर राइट्स मेड अवेलेबल. प्रोवाइडिंग के यहाँ लिखते हैं तो ना इजी हो जाएगा. प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जैसे उसने मेरे लिए पेटेंट या कॉपीराइट था, वो मुझे दे दिया, मैंने उसको रिवॉर्ड करने के लिए पैसा नहीं था तो शेयर्स दे दिए कंपनी के. टोटल वोटिंग पावर. टोटल वोटिंग पावर मतलब जितने भी मेंबर्स है जिनके पास वोटिंग पावर है, अगर वो सब मीटिंग में आ जाएं तो कितने वोट्स होंगे? वो या उनके प्रॉक्सीज आ जाएं तो व्हाट इज माय टोटल वोटिंग पावर. पावर कितने? फिर वो वोट करे नहीं करे, वो आए नहीं करे, वो अलग बात है. So in relation to any matter, okay, any matter, the total number of votes which may be cast in regard to that matter. may word use किया है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास वोटिंग पावर है वो आए ही मीटिंग अटेंड करने. ठीक है, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं अगर वो आ गए या उनके प्रॉक्सीज आ गए तो टोटल वोटिंग पावर क्या है? In relation to any matter, it means the total number of votes which may be cast in relation to that matter on a poll at a meeting. This is a method of voting. If all the members or their proxy, या तो सारे members या उनके proxy अगर सारे ही अगर vote करना चाहें, they are present and they cast their vote. तो अगर मेरे जितने भी members हैं वो या उनके proxies आ जाते हैं और अगर सारे vote करना चाहें
तो मेरी टोटल वोटिंग पावर क्या है, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, इट इज NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। दिस इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल मतलब इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी मतलब इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट, ओके, इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट। ये कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स अगर कोर्ट में जाने लगे तो कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट होगा, तो NCLT के पास जाता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन यू कैन गो टू आइदर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो NCLT इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट। अगर आपको नहीं पसंद तो NCLT अपीलेट ट्राइब्यूनल है, आप वहां पे भी जा सकते हो। लास्टली वी हैव द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर। ये ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्रॉस अमाउंट है ऑफ द रेवेन्यू recognized in the profit and loss account from the sale of either goods या फिर सर्विसेज, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये ग्रॉस अमाउंट को हम टर्नओवर कहते हैं। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कोई लिमिट ही नहीं होता ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लायबिलिटी की बात करते हैं वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्योंकि लायबिलिटी ऑफ द कंपनी तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहती है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी। तो हमेशा हम मेंबर्स के लायबिलिटी की बात करते हैं। वोटिंग राइट क्या होता है, इट इज राइट ऑफ अ मेंबर। मेंबर में कोई भी आ सकता है। इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस दे वोट ओनली ऑन दोज रेजोल्यूशंस व्हिच कंसर्न देम एज प्रेफरेंशियल होल्डर्स। वो हर रेजोल्यूशन पे वोट नहीं करते हैं। तो इट इज द राइट ऑफ अ मेंबर। मेंबर में इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है। प्रेफरेंस, आई रिपीट, वही रेजोल्यूशन पे वोट करते हैं विच कंसर्न देम एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो उनके राइट्स को अफेक्ट करता है। इक्विटी तो खैर सारे रेजोल्यूशंस पे ही वोट करते हैं। तो इट मीन्स द राइट ऑफ अ मेंबर टू ऑफ द कंपनी टू वोट एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी और बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। तो या तो आप मीटिंग में आकर पोस्ट करो या पोस्टल बैलेट से पोस्ट करो। पोस्टल बैलेट में हमने पढ़ा था जो पोस्ट करते हैं वो तो आता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली भी उसी में इंक्लूड किया जाता है। तो वोटिंग राइट मीन्स योर राइट टू कास्ट अ वोट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डेफिनेशंस जो प्रिलिमिनरी चैप्टर में कवर्ड है। कुछ कुछ मैंने छोड़ दिए हैं बिकॉज आई फील जब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में आगे के यूनिट्स में वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और अच्छा रहेगा। सो विद दिस आई कंक्लूड द लेक्चर एंड आई होप कि आपको लेक्चर सुनने में मज़ा आ रहा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा नंबर अवेलेबल है ही आपके पास। यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर फीडबैक ऑन द वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया। वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और आपके फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना। जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा बहुत मेहनत करते हैं। दे हैव गिवन यू एवरीथिंग यू वांटेड। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, किसी के लिए मत पढ़ो सॉरी, किसी के लिए भी मत पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है आपको। दे हैव गिवन यू वॉट एवर यू हैव डिजायर्ड। मतलब आपके बोलने से पहले वो चीज़ आ जाती है, आप बोलते हो तो वो अपना एक्सपेंस पोस्टपोन करके आपको वो चीज़ ला कर देते हैं। इन रिटर्न क्या मांग रहे हैं हमसे, सिर्फ एक डिग्री ना, वो भी आपके लिए, आपके नाम के आगे CA आएगा और खुश वो हो रहे हैं। तो इतना तो हम उनको दे ही सकते हैं ना एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर वॉट एवर दे हैव डन फॉर अस टिल डेट। करोगे कि नहीं उनके लिए? तो जब भी आपको लगेगा कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बोर हो रहा है, ये मेरे से नहीं हो रहा, हमेशा यही सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे करना ही है, आई विल बी एबल टू डू इट। एंड देखना वहीं से इंटरनल मोटिवेशन आनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप लड़खड़ाते हो या जब भी आपको लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, सोचो पेरेंट्स को ये गिफ्ट देना है। आई वॉन्ट देम कि भाई आपका बेटा है, आपकी बेटी CA है, ये गिफ्ट मुझे उनको देना है। और देखना कैसे ऑटोमेटिकली आपका मूड चेंज हो जाएगा एंड आप पढ़ने बैठ जाओगे। ट्राई करना ये जरूर, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसी अटेम्प्ट में पास होंगे और नेक्स्ट लेवल में जाके CA बन के दिखाएंगे। यस, विद दिस वी कंक्लूड द फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद और भी बहुत कुछ है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, मॉड्यूल में से हमको एक बार गो थ्रू करना है सब कुछ। ऑल्सो मैंने इसके जो ऑडियो लेक्चर्स है हमारे पॉडकास्ट वो भी डाले हैं, वो भी सुनना है। तो एक ही चैप्टर में हमें कितने बार मल्टीपल रिविजन्स करनी है ताकि ये सब याद हो जाए। करोगे कि नहीं? प्रॉमिस? तो चलो एक काम कर लो, अब पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, इसकी रिविजन कर लेना और फिर तैयार रहना विद क्वेश्चंस फ्रॉम द
कंपाइलर एंड स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल है ना आपका, आप पहले खुद वो सॉल्व कर लो और फिर मेरे साथ डिस्कशन वीडियो में वो डिस्कस कर लेना। तो प्रोसीजर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैं चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं उसमें से कीवर्ड्स मार्क करवाऊंगी। मैंने वही मेथड फॉलो किया, सारे चार्ट्स कीवर्ड्स से ही आपको सिखाया है। अब आपकी बारी है, अब आपका काम शुरू होता है, इसको पहले रिवाइज करो, फिर आप कंपाइलर के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस खुद करोगे, फिर मेरे साथ रिवीजन में गो थ्रू करके नोट्स लिख लेंगे हम। डन? चलो, तो टेक 1 डे एंड देन यू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली। सब लर्न करने की कोशिश करो, एक नोटबुक रखो अलग से, प्रैक्टिस नोटबुक करके, उसमें सब लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हर डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस है वो आपको लिखना है। फिर पॉडकास्ट सुनो, सेक्शंस जो है वो सारे लर्न करने की कोशिश करो। मल्टीपल टाइम्स आप वो पॉडकास्ट सुन सकते हो, कहीं पे भी गए तो वो लगा के आप बैठ जाओ और आप सुनते रहो, सेक्शंस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। कीवर्ड्स हैं वहां पर, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो मेक यूज ऑफ ऑल दैट मटेरियल। शुरू से आदत डालोगे तो वही पैटर्न फॉलो करोगे फॉर द एंटायर सिलेबस। ऑलराइट, आपको और ज्यादा समय नहीं लूंगी। बाय बाय एवरीवन, रिवीजन करना।